इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको इंटरव्यू देना कैसे है। 90% लोग इंटरव्यू के नाम से ही घबरा जाते हैं कि इंटरव्यू में कैसे देना है, क्या बोलेंगे इंटरव्यू में। उन्हें एक्चुअली में पता ही नहीं होता कि इंटरव्यू में जाके बोलना क्या है और वो कैसे देना है, क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं होता कि इंटरव्यू कैसे देना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप इंटरव्यू आसानी से दे पाओगे और सेलेक्ट होकर भी आओगे। मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको ये इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। तो आपको बता देता हूँ इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ सीवी कैसे बनाते हैं, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है और कैसे आप एक कंपनी के बारे में रिसर्च करोगे जाने से पहले। उसके बाद एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट बताऊंगा कि आपको क्या बोलना है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड बताऊंगा कि आपको क्या बोलना है, कैसे सैलरी डिस्कस करनी है और कैसे आपको अल्टीमेट क्लोज करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात होती है बी ऑन टाइम। अगर किसी ने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है और वो आपके बारे में नहीं जानता है, बिल्कुल भी नहीं जानता है, इंटरव्यूअर आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानता है, और अगर उसने आपको एक टाइम दिया है कितने बजे जाना है, तो आपको उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट होना ही होना है। क्योंकि उन्होंने पहले तो आपको जानते नहीं है। वो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो अगर आपने फर्स्ट इंप्रेशन में ही आप लेट चले गए तो फिर वो सारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। आप जितनी शुरू की चीजें कंट्रोल करोगे ना, बाद की चीजें कंट्रोल करना उतना आसान हो जाएगा। तो शुरू में सबसे पहले इंट्रैक्शन होता है, आपको वो टाइम पे कैसे टाइम पे लेट जाओगे तो वहीं से आपको जज कर लेंगे। कई बार तो इंटरव्यू में जाने से पहले वो सीसीटीवी कैमरे से ट्रैक कर रहे होते हैं उनका बिहेवियर वगैरह सब कुछ। तो वो बहुत कम चांसेस में होता है, बहुत बड़े बड़े पोस्टेज के लिए होता है। नॉर्मली आपको टाइम पे जाना है फर्स्ट में। सेकेंड है, आप किस जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, एक्चुअली उस प्रोफाइल के बारे में अच्छे से पढ़ लो। उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उनको क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए और वो आप सबको आता है या नहीं आता है। अगर वो चीज़ नहीं आता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे ये नहीं आता है, तो उस जॉब के लिए जाओ मत। या तो उस चीज़ को सीखो या फिर उसमें जाओ मत। यानी मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हर जॉब के अंदर आपको जो जॉब करना है उसके लिए आप कॉन्फिडेंट रहो कि मुझे एक्चुअली में जाके करना क्या है। और जितनी ज़्यादा नॉलेज होगा आपकी फील्ड के बारे में, आपको जो जॉब करना है उस चीज़ के बारे में, आप उतना कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। ठीक है, अगर हो सकता है उसमें एक दो चीजें नहीं आती हो, बाकी सारी चीजें आती हो, एक दो चीजें नहीं आती हो, तो आप इंटरव्यू में जाने से पहले 4 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे तक कोई भी स्किल सीखा जा सकता है। तो 4 घंटे में आप उस चीज को सीख सकते हो अगर कोई ऐसा एक छोटा मोटा स्किल है तो। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक्सपर्ट होने चाहिए आप जिस चीज में जा रहे हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जा रहे हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग में आप एक्सपर्ट होने चाहिए। और जिस भी फील्ड के अंदर, स्पेसिफिक फील्ड के अंदर आप एक्सपर्ट होना चाहिए, चाहे वो एमएस एक्सेल हो या टैली हो। नेक्स्ट है, आप रिज्यूम कैसे बनाओगे। ठीक है, आप रिज्यूम बनाना छोटी बात नहीं होती। रिज्यूम लोग क्या करते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, बनवा लेते हैं कहीं से और जाके बस ब्लैक एंड व्हाइट का 2 पेज जाके आगे रख देते हैं। तो सेकेंड चीज तो रिज्यूम से आपको क्वेश्चन तो रिज्यूम में देखता है कि आपने क्या कर रखा है, क्या क्वालिफिकेशन है। वहां से देख के आपको एक्चुअली में वो जज करते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन इसको भी कह सकते हो कि आपका रिज्यूम है। तो एग्जैक्टली आपको रिज्यूम में कैसे बनाना है। देखो यहाँ पे दो चीजें होती है, एक रिज्यूम और एक सीवी। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस रिज्यूम में आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपर्ट जिस चीज में है, आप तो कितना एक्सपीरियंस है, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किए, ये लिखे होते हैं। और दूसरी चीज होती है सीवी, उसके अंदर थोड़ा सा डिटेल्ड में लिखा होता है, थोड़ा सा डिटेल्ड में लिखा होता है कि हाँ उसमें एक्चुअली में आपको थोड़ा सा डिटेल देनी होती है अपने बारे में सीवी के अंदर। उसके बाद है, अगर आप रिज्यूम के लिए सॉरी अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट अपना जो रिज्यूमे है उसको सही से प्रेजेंट करो। सही से प्रेजेंट का मतलब आप ब्लैक एंड व्हाइट की जगह आप कलरफुल भी बना सकते हो और कलरफुल प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। आप एक अच्छा फोल्डर, ठीक है, अबाउट 200 रुपये तक का एक बढ़िया लेदर का फोल्डर मिल जाएगा। आप उस लेदर के फोल्डर में सीवी को रख के ले जाइए तो उसका एक अलग ही इंप्रेस मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो वहाँ पे 20 लोग आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए और आपका फोल्डर भी अलग है, तो आपको पहले ही आप उसमें सेलेक्ट हो जाओगे ना, आंखों में पहले चढ़ जाओ कि हाँ इसका ये था। वो आपको जज कर पाएंगे, आपको याद रख पाएंगे कि हाँ एक बंदा ये था जिस ऐसा लेके आया था। तो आपको एक स्टैंडर्ड दिखाना है कि हाँ 2 पेज ले जाके नहीं आगे रखना, आपको एटलीस्ट एक बढ़िया सा रिज्यूम का फोल्डर बनाना है और वो प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है टाइम, थोड़ा सा टाइम दो। जो ये रिज्यूमे बनाते हैं या सीवी बनाते हैं उसके ऊपर थोड़ा टाइम दो। एक्चुअली सोचो कि कैसे कंट्रोल करना है, कैसे चीज़ों को फ्रेम करना है और क्या क्या चीज़ आपको लिखनी है, उन सब चीज़ों के बारे में सोचो एग्जैक्टली, और वो चीज़ कैसे होगा। तो उसमें थोड़ा टाइम दो। ऐसे नहीं है कि हाँ कहीं दुकान पे गया और वहाँ पे हमने बनवा लिया रिज्यूम बना लो। उसने क्या किया, एक चीज़ें उठा ली कहीं से दूसरे के रिज्यूम, वहाँ से आपका नाम चेंज करके आपको दे देगा।
ये चीज़ नहीं होती। रिज्यूमे बनाने का मतलब आपको स्पेसिफिकली सर्च करना पड़ेगा कि कितना क्या कुछ है और उस चीज़ के बारे में क्या कुछ मैं लिख सकता हूँ, और अपने अंदर हर बार अपडेट होता रहता है। इंसान हर महीने अपडेट होता रहता है, तो हर महीने में आप कुछ नया सीखते रहते हो, तो रिज्यूम हर हमेशा अपडेट रहना चाहिए आपका। तो उसको थोड़ा सा टाइम देके बढ़िया बनाओ। नेक्स्ट है मेक अ स्पेसिफिक सीवी। अब स्पेसिफिक सीवी का मतलब है कि आपको हर जॉब के लिए सेम रिज्यूम जाके नहीं रखना है, ठीक है। सेम रिज्यूम आपके लिए नहीं रखना है। पहले तो आप उस कंपनी के बारे में जानोगे, ठीक है। ये एक पूरा अलग फील्ड है कि आप कैसे एक रिसर्च करोगे। तो रिसर्च करने के लिए ना इसी में ले लेते हैं, मोर स्पेसिफिक रिसर्च ऑन कंपनी एंड रिक्रूटर। जो आपका रिक्रूटर है, जो आपकी कंपनी है, उसके बारे में एग्जैक्टली सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, लिंक्डइन पे जाओ और उसको सर्च करो कि वो क्या काम करते हैं। उनमें थोड़ी बहुत कमियां भी आपको नजर आ जाएगी कि हाँ यहाँ पे मैं इनको इम्प्रूव कर सकता हूँ। और उसके कुछ एग्जैक्टली पता लग जाएगा उस कंपनी का क्या साइज है, आपको वो कितनी सैलरी दे सकते हैं और वो क्या काम करते हैं, ठीक है। अगर हो सके तो जो अगर आपको पता है कि आपको कौन रिक्रूट करने वाला है, कौन इंटरव्यू लेने वाला है, तो उसके बारे में लिंक्डइन पे सर्च करो, उसके पास्ट बिहेवियर को देखो कि उसने क्या क्या पढ़ रखा है। तो जितना ज़्यादा आप उन सब चीज़ों के बारे में जानोगे, जितना ज़्यादा अपने रिक्रूटर को जानोगे, अपने कंपनी को जानोगे, उतना ज़्यादा स्पेसिफिकली आप अपना रिज्यूम डिजाइन कर पाओगे। तो अब रिज्यूम में एग्जैक्टली जो आपने रिसर्च किया है कंपनी के बारे में, रिक्रूटर के बारे में, उस चीज़ को ऐड करना है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, मान लो किसी को कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, किसी को पर्टिकुलर कोई जो आपका रिक्रूटर है वो एक वेब डेवलपमेंट फील्ड का है, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो अगर आपने कभी वेब डेवलपमेंट के अंदर कुछ किया हो, या फिर उसके बारे में कुछ अलग ही बात पता लग जाए आपको तो आप उसको रिज्यूम में ऐड कर सकते हो। उससे रिलेटेड उसको पता ही लगना चाहिए कि आपने ऐसा कुछ किया है, हाँ ठीक है। तो वो फिर इंटरेस्ट लेगा आपके अंदर रिक्रूटर, और आपसे उस चीज़ के बारे में सवाल पूछेगा क्योंकि उसको भी उस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो सबसे अच्छी तरह से रिसर्च करो कंपनी के बारे में, रिक्रूटर के बारे में, और उसके बाद क्या करना है, आपको अपना रिज्यूम तैयार करना है। हर जॉब के लिए डिफरेंट रिज्यूम होना चाहिए, कई बार सेम हो सकता है, लेकिन आप रिसर्च करोगे तो आपको अकॉर्डिंगली रिज्यूम बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, आप जैसे ही वहाँ पे जाते हो आपकी बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ दिख जाता है। आप अगर नर्वस हो तो आप कितना भी कंट्रोल कर लो, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप कुछ जॉब के लिए फील नहीं कर रहे कि हाँ आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जा रहे हो, तो आपके वो दिख जाएगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। अगर आप डर रहे हो या फिर अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो सब कुछ बॉडी लैंग्वेज में दिख जाता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखाना नहीं है, आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेस नहीं करना है कि हाँ मैं नर्वस हूँ या फिर मुझे ये चीज़ें नहीं आती है, तो ये एक बॉडी लैंग्वेज को अपने सही से करना है, और जेन्युइनली अगर आपको आता हो तभी जाना है। नेक्स्ट है बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी है, आपको एक्चुअली में पता करना है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो रिक्रूटर्स होते हैं उनको एक्चुअली में वो कुछ भी तैयारी करके नहीं आते, उनको पता ही नहीं होता कि उनको इंटरव्यू लेना है और क्या क्वेश्चन पूछने हैं, क्या कुछ भी पूछ सकता हूँ, वो कुछ भी तैयारी नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में हो सकता है उनकी तैयारी हो या फिर उनको एक्सपीरियंस हो कि क्या कुछ पूछते हैं। कई बार बहुत बार ऐसा ही होता है कि उनको पता ही नहीं होता उनको क्या पूछना है, तो वो नॉर्मली क्या कहते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। उनको एक्चुअली में नहीं पता है और वो सीधा सीधा कहते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ यानी आपका अपना इंट्रोडक्शन मांग रहे हो। अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ, या फिर वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं अलग वीडियो बता दूंगा कि कैसे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। आपको अपने इंट्रोडक्शन दो तरह से तैयार करने हैं, ठीक है। दो तरह से तैयार करने हैं, और दो तरह से मतलब एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन तैयार करनी है और एक लॉन्ग इंट्रोडक्शन तैयार करना है। शॉर्ट में क्या होगा, आप बोल सकते हो माय नेम इज, नहीं माय नेम इज नहीं बोलना है कभी भी, आई एम बोलना है, आई एम सचिन ठाकुर, पूरा नाम बोलना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अधूरा नाम बोलोगे आई एम सचिन तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। आई एम सचिन ठाकुर बोलोगे या फिर आपका जो भी सरनेम है वो लगाने के बाद लगता है ना। अब जैसे कि अमिताभ बच्चन है, वो क्या कहेगा, माय नेम इज अमिताभ, बिल्कुल उसके ऊपर अच्छा लगेगा। वो क्या कहेगा, आई एम अमिताभ बच्चन, मैं हूँ अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो आपको इंट्रोडक्शन में ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको अपने फील्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है कि मैं ये काम करता हूँ, और जो भी चीज़ें आपको आप प्रायोरिटी अपने आप कंपनी की एक्सपर्ट्स उसकी कंपनी की रिसर्च के बाद आपको एक्चुअली में पता लग जाएगा कि आपको कैसे क्या चीज़ें ऊपर रखनी क्या नीचे रखनी। तो 3-4 अगर हो सके तो शॉर्ट इंटरव्यू तैयार कर लीजिए, जैसे कि मेरा है। सो हाय गाइस, माय नेम इज सचिन ठाकुर, सेल्फ प्रोग्रामर एंड वेब डेवलपर, लिव्स इन गुरुग्राम, नाउ अवेलेबल फॉर यू। ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने के बाद अगर 3-4 सेकंड के बाद वो आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है
तो आपको वो लॉन्ग लॉन्ग पे ले जाना है, उसको आगे भी आपको बताता रहना है। आगे में क्या बताओगे, आपकी हॉबीज़ क्या है। अब यहाँ पे आप हॉबीज़, अगर आपके म्यूचुअल हॉबीज़ हैं, अगर आपने रिक्रूटर के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया है और आपके अंदर भी वही हॉबीज़ है जो रिक्रूटर के अंदर हॉबीज़ हैं, तो आप वो हॉबीज़ बता सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। अब वहाँ से बहुत अच्छी एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। तो ये है चीज़ें। दूसरा क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट कैन यू डू फॉर आवर कंपनी, या व्हाट कैन यू डू फॉर अस, यही क्वेश्चन पूछेंगे। उनके पास कोई स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन तैयार करके आते नहीं है, वो पूछेंगे व्हाट कैन यू डू फॉर यस। तो अगर आपने कंपनी के बारे में रिसर्च कर रखा है कि उनमें क्या कमी है और क्या मैं ठीक कर सकता हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप पहले से तैयार करके जा सकते हो कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ और कैसे हेल्प कर सकता हूँ। ये आप क्वेश्चन, ये तो अकॉर्डिंगली सभी कंपनी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, व्हाट कैन यू डू फॉर। उसके बाद है व्हाई वी हायर यू, हम आपको हायर क्यों करें। तो इसके अंदर भी आप कंपनी के अकॉर्डिंग कुछ बोल सकते हो, या फिर आप एक कॉमन सी बता देता हूँ कि आप कह सकते हो कि आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है, ये कह सकते हो। इन क्वेश्चंस के आने के बाद आपको दूसरा क्वेश्चन आगे से आने नहीं देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन से आपको बातों में उलझा देना है, ठीक है, कि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, आप इस हर क्वेश्चन के एंड में एक वर्ड बोल सकते हो, सर अपार्ट फ्रॉम दैट में आपको जो अच्छा लगता है, आप जिस चीज में एक्सपर्ट हो उस चीज में क्वेश्चन को घुमा दो। फॉर एग्जाम्पल, आप वेब डेवलपर हो, या फिर आप मान लो डांसर हो, या फिर डांस करते हो, तो या फिर मतलब कोई भी काम हो जो एक्स्ट्रा काम हो जो उस कंपनी को हेल्प कर सकती है, उस चीज के बारे में आपको अपार्ट फ्रॉम दैट के आगे शुरू कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए गया हूँ, या फिर मैं वेब डेवलपमेंट के लिए गया हूँ कहीं पे जॉब के लिए, और मैं एक वेब डेवलपर हूँ, तो वहां पे मैं क्या करता हूँ, इन सारे क्वेश्चन के नीचे मैं कह सकता हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन डू अ ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर यू। अब यहाँ से जैसे क्वेश्चन में घुमाऊंगा तो वो क्या करेंगे, वो उलझ जाएंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग पे आ जाएंगे। अब उनका सारा जो फोकस है ना वो आगे, क्योंकि वो तैयार करके नहीं आए, आप उसको घुमा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन आप जिस चीज में अच्छे हो ना उसी चीज में घुमाना। अब मैंने बोला कि अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ग्राफिक डिजाइनर, आई कैन डिजाइन अ ग्राफिक्स फॉर यू, तो वो पूछेंगे कि किस टाइप के ग्राफिक्स की हो, या फिर इससे भी क्यूरियस क्वेश्चन कह सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गुड एट दिस, आई एम गुड एट दिस, तो उस चीज़ के बारे में आप पूछेंगे। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट के अलावा भी आपकी कोई और एक्सपर्टीज है जो आप जिसमें आप बहुत ज़्यादा वो हो, तो उसके अंदर घुमा देना। तो उस चीज़ के अंदर आप जाते जाओगे, कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो तो आप उसको और उलझाते जाओगे, और वो कन्वर्सेशन लिंक होता जाएगा, एक रिलेशनशिप बिल्ड होता जाएगा, और वो बहुत लंबा भी चल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट का ध्यान रखना। नेक्स्ट है वर्क सैंपल्स। पूरा रिज्यूम के अंदर वर्क सैंपल को आप सबसे ऊपर रखना। वर्क सैंपल क्या होता है ना कि 80% आपका वहीं पे दिख जाता है कि आपने क्या पीछे काम किया है। अगर आपने पहले कोई भी काम किया है तो पहले उसको दिखाओ, क्योंकि हर सब कुछ बोलने से ज्यादा लोगों को देखना पसंद है। लोग देखने के बाद ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बोलने के बाद ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। आप उनको बोलोगे मैं हार्ड वर्किंग हूँ सर, ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ओके, उनके दिमाग में एक सिग्नल जाता है, ये बात सही है। लेकिन अगर आप उसको दिखाओगे कि मैंने ये सर मेरे ये पीछे के काम है और मैंने इस काम को ऐसे ऐसे किया है, ये काम है, या उस हर काम के पीछे एक स्टोरी जोड़ लो। एक बढ़िया सी स्टोरी आप बना सकते हो कि हाँ सर मैं ये यहाँ पे काम कर रहा था तो सर वहाँ पे ऐसा हुआ था और मैंने उसको ऐसे हैंडल कर लिया था। तो उस स्टोरी के थ्रू आप पूरा वर्क सैंपल दिखा के पूरे इंटरव्यू को हैंडल कर सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू को वो हैंडल नहीं करना चाहिए, इंटरव्यू को आप हैंडल करो, ठीक है। इंटरव्यू उसके पास आप ब्लैंक हो मत कभी भी। अगर इंटरव्यूअर चुप हो जाता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछ के चुप हो जाता है और आपको लगता है कि हमें कुछ कंफ्यूजन है, तो आप खुद इनिशिएट कर दो बातों को कि सर मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ किया था, या फिर सर वो आप जो भी प्रपोज करना चाहते हो, आप जिस चीज़ के बारे में हो ना, एक क्वेश्चन तैयार करके रखो, आपको आपकी मर्जी है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। अब वर्क सैंपल मैंने बता दिया। अगर आपके पास वर्क सैंपल नहीं है तो आप अपने प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हो जो आपने कॉलेजेस में किए होंगे या फिर हमारे इंस्टीट्यूट में किए होंगे, तो वहाँ पे आप वर्क सैंपल्स जो हैं प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट है, अब मैं एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट बताने वाला हूँ कि आपको कैसे इंटरव्यू के अंदर जाना है और क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गेट को नॉक करोगे, हल्का सा गेट को नॉक करोगे, ज़्यादा तेज भी नहीं कि वो डर जाए या फिर मतलब अनकंफर्टेबल हो जाए, हल्का सा नॉक करना 2 बार बस, टक टक। हल्का सा गेट खोलते आपको बोलना है मैं आई कम इन सर और मैम, जो भी होगी, मैं आई कम इन सर और मैम, ठीक है। वो बोलेंगे यस कम इन, आप अंदर जाओगे। आपको अपना सीवी जो एक अच्छे फोल्डर में होना चाहिए उसको थोड़ा सा आगे करोगे और बोलोगे हेयर इज माई सीवी सर, यहाँ ये मेरा सीवी ये है। उसके बाद पूछोगे मे आई सिट हियर या फिर मे आई सिट प्लीज, तो वो कहेंगे यस श्योर, तो आप बैठ जाओगे। सीवी देखने के बाद
सीवी देखने के बाद वो एक कोई क्वेश्चन आपकी सीवी में से पुट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस क्वेश्चन को आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो, आगे दे सकते हो। सारी बातें हो गई, आपने अच्छे से कनेक्ट कर लिया, आपने अच्छा इंटरव्यू दे दिया। अब आती है सैलरी डिस्कस करने की बात। सैलरी बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, सैलरी डिस्कस करना, है ना। वैसे तो पूरा इंटरव्यू बहुत ही क्रिटिकल है, एक नेगेटिव वर्ड आपका पूरा इंटरव्यू खराब कर सकता है, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा डिमांड कर दिया कि सर डू यू नो हाउ टू ऑपरेट जो हो, आप जो हो CRM कैसे चलाना जानते हैं, तो आप बिल्कुल आगे से ना मत करिए, या फिर यूँ मत करिए कि सर मुझे आता है लेकिन मैं रिवाइज कर लूँगा। ये एक थोड़ा सा ना से बढ़िया है कि सर मुझे रिवाइज करना पड़ेगा थोड़ा, या फिर आप इससे और भी बढ़िया तरीके से कह सकते हो कि सर आई एम ऑल्सो क्विक लर्नर। मैंने इस पर अभी तक काम नहीं किया है, पर आई एम श्योर कि अगर आप मुझे एक बार बता देंगे तो मैं अगली बार आपको दूसरी बार मौका नहीं दूंगा, आपसे पूछने नहीं आऊँगा, ठीक है। आई एम वेरी क्विक लर्नर, इतने कॉन्फिडेंस से बोलना है और बस काम हो जाएगा आपका। तो ना वाला वर्ड बोलना ही नहीं है कि हाँ मुझे ये नहीं आता, या फिर मैंने ये काम नहीं किया है, या मैं नहीं कर सकता। आपको बोलना आई एम ए क्विक लर्नर, और आप सच में क्विक लर्नर होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ चीज़ें ठीक नहीं है तो फिर आपको वो भी नहीं, जेन्युइन रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सैलरी डिस्कस की बात कर लेते हैं। सैलरी डिस्कस में वो आपसे कहेंगे सर सैलरी डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको एग्जैक्ट वर्ड क्या बोलना है, सर सैलरी डजंट मैटर, मैं काम करना चाहता हूँ। सर क्या बोलना है, सैलरी डजंट मैटर, मैं काम करने के लिए आया हूँ, आप मुझे एक मौका दें, मैं काम करने के लिए आया हूँ। तो आगे से वो कहेगा ठीक है आप काम करना चाहते हो, लेकिन फिर भी एक सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको सैलरी लेना है तो आप अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है, अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे कितने रुपए चाहिए, मुझे एक्चुअली में चाहिए 18,000 रुपये चाहिए, तो आप 25,000 या फिर 23-24,000 रुपये बोल सकते हो, क्योंकि वो उसी के अराउंड घूमेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बोल सकते हो वहाँ पे इतनी सैलरी, और उसके बाद बोलने के बाद आपको ये नहीं कहना, चुप नहीं हो जाना, बोलने के बाद अगेन ये बोलना है कि सर सैलरी डजंट मैटर, आप मेरा काम देखिए, ठीक है। इतने में ये एक अलग ही बात हो जाती है, क्योंकि आपसे आने वाले जो 20 पहले लोग थे या फिर जो भी लोग थे, वो उन्होंने ये बात बोली ही नहीं, उन्होंने ये बात बोली, ये सब बोलते ही नहीं, सबको आता ही नहीं है। हाँ अगर कोई मेरा स्टूडेंट होगा और मैंने उसको सिखाया होगा तो डेफिनेटली वो बोल जाएगा, लेकिन अगर आपको ये बोलना है सैलरी डजंट मैटर, सर आप मेरा काम देखिए, और आप काम के लिए कॉन्फिडेंट होने चाहिए। मैंने क्या कहा था, पहला पॉइंट क्या है कि आप उस चीज़ में एक्सपर्ट होने चाहिए, तो आप काम को लेकर सीरियस होना चाहिए, और आपको सच में आता हुआ काम, तो आप कॉन्फिडेंस से बोल पाएंगे सर आप मेरा वर्क देखिए। अब एक नेक्स्ट चीज है सैलरी डिस्क्लोजर के ऊपर, क्या है ये कि अब अगर आपको अल्टीमेट डिस्क्लोज करना है, अल्टीमेट आपको डिस्क्लोज करना ही करना है, मतलब आपको वो जॉब चाहिए ही चाहिए, तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अल्टीमेट डिस्क्लोज के लिए आपको बोलना है कि सर मुझे सैलरी चाहिए ही नहीं, आप पहले मेरा काम देख लीजिए, 1 महीने तक आप मुझे जो भी सैलरी देंगे मैं वो रख लूँगा, 1 महीने तक मुझे पहले काम करने दीजिए और मुझे अपना काम देखिए, उसके बाद आप सैलरी डिस्कस कर लें, ठीक है। ये इतना बोलते ही ना वो क्या कहेगा, चलो ठीक है, उसके पास अगर सीट खाली होगी तो वो ना नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचता, उसके पास ये सारे ऑप्शंस बचते ही नहीं है कि उसको ना बोल दे, ठीक है। इसके बाद भी अगर किसी ने ना बोल दिया, इसके बाद भी अगर किसी ने ना बोल दिया ना, तो या तो आप पैनिक मत कीजिए, क्योंकि ना ये होता ही है, तो या तो वो आपसे डर गया, आपने आपने बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू दे दिया और वो डर गया कहीं आके मेरी सीट ना ले जाए, ठीक है। क्योंकि इतने ऐसे इंटरव्यू अगर ये सब कुछ जो मैंने बताया आपने सही से प्रैक्टिस करके पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ही सबको दे दिया, तो हो सकता है वो बंदा डर जाए, छोटी मोटी कंपनी हो तो, कि ये मेरी नौकरी ना खा जाए और आपको नहीं रखे सैलरी के ऊपर, क्योंकि आप इतनी अच्छी बातें करो, इतना अच्छा कॉम्पिटिशन स्किल है, तो डरना, इतने अच्छे अच्छे ना रिक्रूटर के में इतनी अच्छा इंटरव्यू देना नहीं आता होगा जो मैं बता रहा हूँ। पहला कारण तो ये हो सकता है कि वो आपसे डर गया, दूसरा कारण हो सकता है कि वो बायस्ड है, पीपल आर बायस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। लोगों का दिमाग है ना अलग अलग काम करता है। आपने बहुत बार लोगों को देखा होगा रिलेशनशिप में या फिर कहीं पे भी देखा होगा कि लड़के ऐसे होते हैं या फिर लड़कियां ऐसी होती हैं, या फिर तुझे सरकारी जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब ऐसा होता है ना। मेरे पापा खुद कहते हैं प्राइवेट जॉब ऐसा होता है, प्राइवेट जॉब में लोगों की इज्जत नहीं है। तो पास्ट एक्सपीरियंस जो होते हैं लोगों को, वो उनको हमेशा बायस्ड कर देते हैं, एक तरफ झुका देते हैं। तो या तो उसका पास्ट एक्सपीरियंस, आपके अंदर कुछ चीज़ें आपने ऐसा शो कर दिया होगा जो उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे सही नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग पागल होते हैं, उनको तो कई बार ऐसा होता है कलर से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये ऐसे शर्ट पहन के ऐसे कलर है, ये कलर तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये कलर, कुछ भी पागल होते हैं लोग। तो या तो उसका माइंड बायस्ड है, वो आपके किसी भी एक एक्सपीरियंस को लेके वो बायस्ड हो गया है कि उसके साथ उसके कुछ पुराने एक्सपीरियंस रहे हो,
कि हाँ उसने भी ऐसा बोला था, उसने मेरे साथ धोखा किया था, तो बायस्ड हो सकता है उसका माइंड। तो यही 2 कारण हो सकते हैं। और तीसरा कारण हो सकता है उसको जॉब से बेटर मिल गया होगा। वैसे मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपने इस चीज़ को अगर सही से फॉलो कर लिया ना, तो आपको वो ना नहीं बोलेगा और कोई इससे बेटर इंटरव्यू दे ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। अब ये एक अलग वीडियो भी आ सकता है। तो साइकोलॉजी क्या होता है, आप थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानिए। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, लोग कैसे सोचते हैं, आपको एग्जैक्टली क्या वर्ड बोलना है जिससे उसके दिमाग में क्या एंटर जाएगा और उसको क्या रिस्पॉन्स देगा। जैसे मैंने लास्ट वाला वर्ड बताया कि सर सैलरी डजंट मैटर, उसके बाद वो क्या 80% चांस है कि यस ही बोलेगा कि हाँ ठीक है कर लो, सीट खाली है तो यही कहेगा हाँ कर लो, ठीक है। तो अगर आपको साइकोलॉजी कहीं ना कहीं इस पूरे इंटरव्यू को देखोगे तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी, उसकी साइकोलॉजी के साथ हम खेल रहे हैं। अगर आपको साइकोलॉजी थोड़ी सी समझ में आ गई, थोड़ा सा आप पढ़ना जान गए ना, तो आप इंटरव्यू के बीच में चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पुट कर दे, आप उसके साइकोलॉजी के साथ खेल जाओगे। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि मैंने साइकोलॉजी को कैसे यूज करके मैंने अपना एक इंटरव्यू कैसे दिया था। मेरे पास जॉब आते रहते हैं, जॉब की कोई कमी नहीं है, बचपन से ही बहुत सारे जॉब और रेफरेंस बेस पे आते हैं, रेफरेंस बेस पे आते हैं। और मैं भी कई बार अपने स्टूडेंट को रेफर कर देता हूँ जॉब के लिए, पर अगर स्टूडेंट में होता है दम तो हो जाता हूँ, ठीक है। तो रेफरेंस अगर आप अच्छे कर रहे हो, एक्सपर्टीज है आपके अंदर, तो रेफरेंस मिल ही जाता है। तो मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस से जॉब आते हैं और मैं कभी जाता ही नहीं जॉब के लिए। और क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो मुझे अभी जॉब के लिए जाता नहीं। कई लोगों ने तो ये तक कहा है कि सर हम आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे, सर इनके रेफरेंस पे हम आपको रख रहे हैं, हमें आपको पूरा भरोसा उन पे या फिर जो भी है। मैंने कहा सर मुझे जॉब करना ही नहीं है, या फिर मैम मुझे जॉब करना ही नहीं है। तो जॉब की कोई कमी नहीं होगी अगर आप साइकोलॉजी। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा था। 3-4 महीने पहले ही एक कंपनी में एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहा था। उनकी कंपनी में एक मीटिंग थी, IRCTC किसी मैनेजर टाइप का कोई हेड ऑफिस से था एक्चुअली में। तो उनको कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला था उस पूरे कंपनी को। तो उस पूरी कंपनी की तरफ से एज अ इंजीनियर मुझे खड़ा किया गया था, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था कि मैं ये सब कुछ कर लूंगा, पर उन कंपनी वालों को भरोसा था कि मेरी नॉलेज के ऊपर उनको पूरा भरोसा था कि हाँ अगर कोई क्वेश्चन पुट होगा तो सचिन संभाल लेगा। देन मैं गया वहाँ पे और पूरे कॉन्फिडेंस से गया के साथ गया। अगर आपके अंदर एक्सपर्टीज है, वेब डेवलपमेंट मेरा फील्ड है और मुझे पूरा एक्सपर्टीज है, तो अगर आपके अंदर भी एक्सपर्टीज है किस चीज़ के अंदर, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी लो हो ही नहीं सकता है। तो क्या हुआ, वहाँ पे मैं गया और जूम के ऊपर नहीं, गूगल मीट के ऊपर इंटरव्यू था। गूगल मीट के ऊपर ज्वाइन हुए, कंपनी का मालिक हुआ और कंपनी की HR हुई और मैं हुआ। और अदर साइड से IRCTC का जो हेड था वो, उसके 2-3 इंजीनियर्स आए थे इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि हेड तो इंटरव्यू लेगा नहीं, जो वहाँ पर हेड है इंटरव्यू क्या लेगा, वहाँ का इंजीनियर्स लेगा। तो उस इंटरव्यू के पहले उन्होंने एक वर्क सैंपल मांगा था, उन्होंने कुछ काम दिया था कि आप मुझे ये काम करके दिखाइए, उसके बाद हम आपका इंटरव्यू लेंगे। अब अगर ऐसा कभी भी सिचुएशन हो तो आप, अगर आपको थोड़ी वो साइकोलॉजी आ सकती है तो आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो इंटरव्यू को। अब मैंने क्या किया, बना दिया वो जो उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था मैंने बनाया था। और उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पुट किया कि सर आपने ये जावास्क्रिप्ट की फाइल क्यों यूज़ करी है। मैं चौंक गया, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल मैंने यूज़ करी है। मुझे एक्चुअली में पता नहीं था, मैंने कुछ कॉपी पेस्ट किए थे, मुझे पता नहीं था कि मैंने ऐसा कुछ कोड भी पेस्ट कर दिया है। तो पर मुझे उस जावास्क्रिप्ट के बारे में पूरा पता था कि ये क्या काम करता है। मैंने कहा कि सर बहुत ही क्विकली मैंने सोचा और हैंडल कर लिया कि सर इस चीज़ को ना यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट में इससे ये एनहेंसमेंट हो सकती है सर, इसलिए मैंने अभी लगाया है। अभी ये वर्किंग नहीं है, अभी मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सर आपने कम टाइम दिया था मुझे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो अभी ये वर्किंग में नहीं है सर, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। तो ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैंने उस चीज़ को ऐसे डिजाइन किया था ना, मैंने एक्चुअली हाईलाइट होती है, कुछ चीज़ें हाईलाइट होती है। आप अगर बाजार में जाओगे तो कुछ चीज़ों पर नज़र आपका पहले जाएगा कि वाह, मतलब जो चीज़ आपका आई कैचिंग होगी उस चीज़ पर नज़र पहले जाएगा। तो मैंने उसमें कुछ जानबूझ के कुछ ऐसी गलतियाँ करी थी जिसके ऊपर नज़र उसकी पहले जाएगी। और मैंने क्या किया था, 2-3 गलतियाँ करी थी ऐसी ऐसी, और उस चीज़ के ऊपर अच्छे से प्रिपेयर्ड था कि इसका ध्यान पूरा फोकस यहाँ पे आएगा, मुझे पता है। और मैं उस क्वेश्चन के लिए अच्छे से फोकस था कि मैं उसके लिए क्या, मतलब पूरा रेडी था, मैं तैयार करके आया था कि मैं क्या बोलूँगा। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे कि सचिन ये जो तुमने यूज किया है ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि नॉर्मली लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। मुझे पता था यही पूछने वाला है। अब मैं तैयार था और मैंने इतना इम्प्रेसिव जवाब दिया कि वो सच में इम्प्रेस हो गए। उन्होंने अपनी पूरी प्रॉब्लम, जो उनकी एक जो प्रोजेक्ट बनना था, उन्होंने पूरा प्रॉब्लम मेरे आगे खोल के रख दिया कि सचिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोच रहे हो। यानी IRCTC का बंदा जो इंजीनियर से वो पूछ रहे हैं, और वो सच में प्रॉब्लम आसान नहीं था, प्रॉब्लम बहुत मुश्किल था। इवन एग्जैक्ट सॉल्यूशन मुझे भी नहीं पता था, बट मैंने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं पता है, मैंने उसको 3-4 आइडियाज दिए, ठीक है, कि सर इस चीज़ को हम ऐसे भी ठीक कर सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे भी ठीक कर सकते हैं।
क्योंकि सर मुझे अभी एग्जैक्ट कोड इसके पीछे का नहीं पता, इसके पीछे का एग्जैक्ट इंजीनियरिंग मुझे नहीं पता कि आपने क्या कर रखा है, तो मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको कुछ ओवरव्यू दे सकता हूँ। उसको मैंने 3 सॉल्यूशन बताए। 3 सॉल्यूशन पे मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि मुझे कोड पीछे का पता नहीं था, बट मैंने बताया। ठीक है, ये काम मैं आपको सिखा भी रहा था कुछ देर पहले, मैंने बताया। और वो डील एक्चुअली में क्लोज हुई नहीं हुई वो मालिक के ऊपर। बाकी की डील क्लोज करने की बात तो मेरे से नहीं थी ना, क्योंकि मैं तो एज ए इंजीनियर गया था, तो डील क्लोज करना हुआ नहीं हुआ। उसके बाद कंपनी ने मुझे एज ए रिवार्ड कुछ पैसे बिना कहे अकाउंट में भेज दिए, ठीक है, उस इंटरव्यू के लिए सिर्फ। और इस तरह से मैंने एक पूरे इंटरव्यू को अपने अराउंड घुमाया। पूरे इंटरव्यू को यहाँ पे देखोगे ना तो उनकी तरफ से, क्योंकि मुझे पता है कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करता है। इतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ पर थोड़ा बहुत पता है। और वहाँ पे मैं हर चीज़ के लिए प्रिपेयर था और हर चीज़ मेरे फेवर में था, एक्सपर्ट भी था मैं इस चीज़ के अंदर। मुझे ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर रखे थे, मुझे उसका फोकस वहीं ले गया जहाँ मैं ले जाना चाहता था, और उसने क्वेश्चन भी वही पूछे जो मैं पूछवाना चाहता था, और मैंने आंसर वही दिया जिसको मैंने प्रिपेयर किया था। तो पूरा इंटरव्यू को मैंने ही कंट्रोल किया। और इस तरह से आप भी इंटरव्यू के अंदर थोड़ी साइकोलॉजी आ जाएगी तो आप भी इंटरव्यू को कर सकते हो क्लोज। अब मेरा एक इंस्टीट्यूट है ग्रीनफील्ड कंप्यूटर एकेडमी, वहाँ पे मैं आपको एक्सपर्टी दे सकता हूँ और थोड़ी बहुत प्लेसमेंट की असिस्टेंस यानी कि कुछ सिखा सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी सिखा सकता हूँ कि आपको जॉब ढूंढना कहाँ है। एक बार मैंने अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज किया था और मेरे एक दिन में अबाउट 11 कॉल आए थे। 11 कॉल एक कहीं मैंने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज किया था। तो अगर आपको वो सीखना है तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं आपको वही बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे मैंने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज किया था और कैसे मैंने कॉल किया था। एग्जैक्टली हम किसी के पास जॉब के लिए जाते हैं तो उसके पास ढेर सारे बंदे होते हैं, यानी ढेर सारे लोग होते हैं, ढेर सारे रिक्रूटर के पास लोग होते हैं, तो उसके पास ज़्यादा ऑप्शन होता है। तो जहाँ पे डिमांड एक ही होगी और सप्लाई ज़्यादा होगा, डिमांड सप्लाई का रूल आपको पता है, जहाँ पे डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है वहाँ पे वैल्यू लोगों की गिर जाती है। तो वहाँ पे इंटरव्यूअर लोगों की वैल्यू गिरा देता है। लेकिन अगर आपके पास 10-11 जॉब के लिए कॉल आए ना तो आप उसकी वैल्यू गिरा दोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही अलग होगा कि हाँ। तो अगर आपको सीखना है कि कैसे जॉब ढूंढते हैं ऑनलाइन और कैसे हम भी कॉल पा सकते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। और बाकी अगर आपको एक्सपर्ट बनना है किसी भी फील्ड के अंदर, कंप्यूटर के फील्ड के अंदर, तो आप मेरे कंप्यूटर एकेडमी में कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे मैं नंबर भी दे दूंगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या फिर कुछ क्लियर नहीं होता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके बाय।